हे गाइस, दिस इज नीलेश। मैं आपका नीलेश भैया बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपका सुपर फास्ट क्लासेज यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे जो आप लोग का अभी मैंने शाम को ही सॉल्व किया था लाइव। अगर आप लोग का सोशल साइंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सारा का सारा जो लेटेस्ट मॉडल पेपर है यूपी बोर्ड के द्वारा जारी उसका, लेकिन उसमें यार लाइव में थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी बहुत ज़्यादा। हाँ, नेटवर्क वीक था, उसके कारण मैं भी डिस्टर्ब हो गया, आप भी लोग डिस्टर्ब हो गए। तो उसमें मैंने क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व नहीं करा पाया और शायद पूरा लाइव भी मतलब पूरा क्वेश्चन भी नहीं करा पाया, अंत में जाकर कुछ कट गया। तो इस वीडियो में हम पूरा का पूरा आप लोग का सोशल साइंस का पूरे बिल्कुल डिटेल में जो ये क्वेश्चन अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हो ये सब सॉल्व करेंगे। ये बोर्ड के द्वारा जारी ऑफिशियल मॉडल पेपर है। आपको कैसे डाउनलोड करना है मैं पहले ही इसको बता चुका हूँ। बाकी अगर आप नए हो तो उसका लिंक उस वीडियो का कि कैसे इसको ऑफिशियल साइट पे जाकर डाउनलोड करें, इस वीडियो के मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप उस पर क्लिक कर उस वीडियो को देख सकेंगे और उसके माध्यम से अपना ये मॉडल पेपर डाउनलोड कर सकेंगे। ठीक है, बाकी चलो इसको हम लोग पूरा पूरा सॉल्व कर लेते हैं। उसके अलावा बोलूँगा यार, अगर आप चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और अभी आप लोग देख रहे हो कि कहे कि ये मैं कोट सोटी ये सब क्यों पहन लिया, तो यार अभी थोड़ा तबीयत खराब है। पता नहीं मतलब थोड़ा मतलब अलग सा ही महसूस हो रहा था। मतलब जार टाइप का मुझे लग रहा था, ठंड ठंड लग रहा था, तो इसीलिए ये जैकेट मैंने पहन लिया। ठीक है, चलो उससे कोई दिक्कत नहीं। हम लोग अपना जो मॉडल पेपर है उसको सॉल्व करते हैं। तो देखो यार, जो आप लोग का मॉडल पेपर है उसका मैंने पूरा का पूरा ये प्रिंट आउट निकाल रखा है। ठीक है, चलो एक एक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ये आप लोग का, जैसा कि मैं बताया, ये यूपी बोर्ड के द्वारा जारी ऑफिशियल मॉडल पेपर है, तो इससे आप लोग के एग्जाम में सीधे सीधे क्वेश्चन फंसेंगे। ठीक है, देखो पहले थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ। आप लोग का जो पेपर होगा ना वो हर साल की तरह जो 70 मार्क का होता था उसी तरह होगा, लेकिन जो 70 मार्क का पेपर होता है उसमें से आप लोग का इस साल हर एक सब्जेक्ट में 20-20 मार्क का ऑब्जेक्टिव रहेगा और जिसका पेपर OMR शीट पे होगा। जी हाँ मेरे दोस्तों, OMR शीट पे। तो OMR शीट पे कैसे मतलब आपका इसका ऑब्जेक्टिव का आंसर देना है, ठीक है, और कैसे OMR भरना है, इससे रिलेटेड मैंने वीडियो पहले ही बना चुका है। तो उसका लिंक इस वीडियो के मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाकर देख सकते हो। ठीक है, और उसके अलावा देखो आप लोग का इस 20 नंबर के ऑब्जेक्टिव के अलावा आप लोग का 50 मार्क का सब्जेक्टिव टाइप का प्रश्न भी होगा, जिसका आपको आंसर जैसे सेम पीछे आप लिखते थे और उत्तर पुस्तिका पर वैसे ही लिखना है। ठीक है, तो इस प्रकार 20 और 50 70 मार्क आप लोग का पेपर हो जाएगा और आप लोग का 30 मार्क तो प्रैक्टिकल है ही आप लोग का। तो इस प्रकार 100 मार्क का पूरा आपका SST यानी सोशल साइंस का पेपर हो जाएगा। ठीक, तो चलो इसमें जो भी प्रश्न है उनको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे सब निर्देश दिए गए हैं कि सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रारंभ में 15 मिनट परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिए गए और यह 2 खंडों में अ एवं ब विभाजित है, जिसमें अ में 20 मार्क के ऑब्जेक्टिव और ब में आप लोग के क्या है, ब में आप लोग के 50 मार्क के वर्णात्मक प्रश्न हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये चीज़ें लिखा हुआ है और 20 मार्क का जो ऑब्जेक्टिव उनको OMR शीट पे मतलब उसका आंसर आपको OMR शीट पे देना है। उसके अलावा देखो यहाँ पे आप लोग का 50 मार्क का जो वर्णात्मक मतलब प्रश्न होंगे, उसमें भी वर्णात्मक प्रश्न फर्स्ट और वर्णात्मक प्रश्न सेकंड और मानचित्र संबंधित प्रश्न होंगे जो 50 मार्क के होंगे। ठीक, चलो हम लोग ये जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उनको सॉल्व कर लेते हैं। बाकी मैंने इसका पूरा का पूरा डिटेल में बता रखा है कि कैसे आप लोग का पेपर आएगा। तो अगर आप नहीं देखें उस वीडियो को तो उसको भी चैनल पे जाकर देख सकते हैं, या पूरी प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। यहाँ पे देखो जो हम लोग का खंड अ के अंतर्गत 20 मार्क का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा आप लोग का, उसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ ये बोर्ड के द्वारा जारी मॉडल पेपर है तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस बात को ध्यान दीजिएगा, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ। इसमें देखो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से कौन सा 1800, ठीक है, निम्न में से कौन 1815 की वियना संधि से संबंधित है। ओके, ये क्वेश्चन है कि निम्न में से मतलब इनमें से जो ये ऑप्शन दिया गया है इनमें से कौन वियना संधि से क्या है, संबंधित है। अब देखो यहाँ ये वियना संधि है, सबसे पहले तो हम वियना संधि का मतलब जान लेते हैं कि वियना संधि है क्या। ठीक है, देखो क्या हुआ था कि ये जो नेपोलियन था ना, यह कहाँ का रहने वाला था, आई होप आप सब लोग जानते होंगे, ये फ्रांस का रहने वाला था। इसने क्या किया कि पहले फ्रांस में अच्छा कार्य किया और कर 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 धीरे धीरे अच्छा कार्य कर कर फ्रांस में सत्ता स्थापित कर लिया। ठीक है, और वही मतलब काम जारी रहा, कुछ अलग अलग देशों में भी कुछ अच्छा कार्य किया, लेकिन फिर बाद में जाकर ये मतलब काफ़ी खराब आदमी निकला और मतलब बहुत उल्टा सीधा काम करने लगा। ठीक है, मतलब खराब काम करने लगा, एक तरह से बोल सकते हैं जनता पे जुर्म करने लगा। तो क्या हुआ कि कई देशों के मतलब कई देशों के मतलब लोगों ने मिलकर इसको क्या किया कि युद्ध में हरा दिया। और कब हराया, 1815 के करीब। और उसी समय 1815 में ही, ठीक है,
ऑस्ट्रिया के एक चांसलर से ड्यूक मैटरनिक, उनकी अध्यक्षता में ऑस्ट्रिया की ही जो राजधानी है वियना, ठीक है, उसी में ये संधि हुई नेपोलियन और उन देशों के बीच कि मतलब जो भी नेपोलियन द्वारा पहले मतलब बदलाव किए गए हैं उनको फिर से सुधारा जाएगा, तो उसी को वियना संधि के नाम से जाना जाता है। तो वियना संधि से कौन संबंधित है? एक तरह से ड्यूक मैटरनिक भी संबंधित है, नेपोलियन सब भी संबंधित है, लेकिन आपका राइट आंसर होगा ये, क्योंकि ये मतलब एकदम एक्चुअल मतलब इसी पे ज़्यादा फोकस हो रहा है, ठीक है। चलो अगला हम लोग प्रश्न देखते हैं। अगला ये फर्स्ट के बाद सेकंड नंबर कि सत्ता की साझेदारी के बेल्जियम मॉडल का मुख्य महत्व क्या है? ओके, ये सेकंड प्रश्न है, ठीक है। देखो यहाँ पे कि सभी जातीय समूहों से उनकी आबादी के अनुसार शक्ति साझा की गई। देखो ये गलत है, ये बेल्जियम मॉडल की विशेषता नहीं है। बेल्जियम मॉडल की ये विशेषता है कि मान लो जितनी भी मतलब जातियों के समूह हैं, उस समूह के अनुसार उनमें मतलब जो शक्तियाँ हैं उनका विभाजन किया गया। शक्तियाँ मतलब यहाँ राजनीतिक शक्तियों से मतलब है, तो ऐसा नहीं है कि मतलब जिनकी संख्या अधिक है उनके मंत्री ज़्यादा होंगे, ऐसा नहीं है, ठीक। अब देखो यहाँ पे सभी जातीय समूहों से उनकी आबादी के अनुसार शक्ति साझा नहीं की गई। एक तरह से ये बोल सकते कि हाँ ये सही ऑप्शन है, लेकिन उससे ज़्यादा राइट ऑप्शन ये है कि संप्रदायों को समान प्रतिनिधित्व दिया गया, ठीक है। संप्रदायों को क्या दिया गया? समान प्रतिनिधित्व दिया गया। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलो आगे हम चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे एक और ऑप्शन है कि उपरोक्त में से कोई नहीं, लेकिन ये सही है ऑप्शन, ठीक। चलो ये हम लोग का सेकंड प्रश्न हो गया। इधर हम लोग आ जाते हैं और थर्ड प्रश्न भी कर लेते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये थर्ड प्रश्न है ऊपर, ठीक है, कि 1928 से 1934 के बीच भारत में गेहूं की कीमत 50% तक क्यों गिर गई? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे देखो थोड़ा गेहूं के बारे में यहाँ बोला गया है, तो गेहूं के बारे में जान लेते हैं। देखो यार गेहूं ना भारत में बहुत ज़्यादा मात्रा में उगता है, और अगर हम बात करें सबसे ज़्यादा मात्रा में, तो सबसे ज़्यादा मात्रा में चीन के पास मतलब गेहूं का उत्पादन होता है। चीन के बाद भारत सेकेंड नंबर पे पूरे विश्व में गेहूं के उत्पादन में, तो इस चीज़ को भी ध्यान दीजिएगा। ये आप लोग का ये भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, भूगोल की दृष्टि से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारत का पूरे विश्व में गेहूं उत्पादन की दृष्टि से दूसरा स्थान है, फर्स्ट पे चाइना है। यहाँ पे हमें बोल रहा है प्रश्न कि 1928 से 1934 के बीच भारत में गेहूं की कीमत 50% तक क्यों गिर गई? तो देखो आप लोग सब जानते हो कि 1919 में विश्व मंदी आई थी, ठीक है। इसके कारण क्या हुआ कि अब आप लोग कहोगे कि मंदी आई थी, मंदी मीन्स पूरा मतलब सब कुछ बंद हो गया था, व्यापार स्यापार सब कुछ, तो आप लोग कहोगे कि मतलब व्यापार स्यापार सब बंद हो गया तो क्या गेहूं की कीमत गिरेगी? तो हाँ भाई गिरेगी, क्योंकि मान लो किसानों के पास गेहूं का बहुत ज़्यादा भंडार हो जाए तो किसान उसको सड़ाना नहीं चाहेंगे, उसको चाहेंगे कि कम ही दाम मिले लेकिन हम लोग इसको बेच दें। तो वही हुआ था उस समय, ठीक है। तो ये मतलब महामंदी के कारण ऐसा देखने को मिला था, तो ये ऑप्शन सही है। बाढ़ के कारण नहीं, सूखे के कारण नहीं, ये मतलब ये गलत है, ये सही है ऑप्शन कि 1928 से 1934 के बीच गेहूं की कीमत 50% तक क्यों घट गई या कम हो गई, ठीक है। तो वो महामंदी के कारण जो 1929 में आई थी विश्व महामंदी। क्लियर। चलो अगला प्रश्न देख लेते हैं। 3 के बाद यहाँ 4 नंबर, थोड़ा मैं इसको जूम कर लेता हूँ तो और अच्छा रहेगा, ठीक है। यहाँ चलो ये 4 नंबर प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। चौथा नहीं, मज़ा नहीं आ रहा है, मैं उतना ही कर लेता हूँ जितना पहले था। चलो यहाँ पे ये देखो, ये हम लोग का यहाँ पे 4 नंबर प्रश्न है कि ब्रेटन वुड्स नामक संस्थान निम्न में से कहाँ स्थित है? अमेरिका में, यूरोप में, अफ्रीका में, या इनमें से कोई नहीं? तो देखो अमेरिका में स्थित है, आप सीधे सीधे ये ऑप्शन सही है। ब्रेटन वुड्स नामक संस्थान कहाँ स्थित है? अमेरिका में। 5वां प्रश्न है, आप लोग देख सकते हो अपने स्क्रीन पे। 5 नंबर प्रश्न है, 1 मिनट, कि निम्नलिखित में कौन सा लक्षण संघीय सरकार से संबंधित नहीं है? ओके, कठोर संविधान या शक्तियों का केंद्रीयकरण, ठीक है, ये 5वां हम लोग का प्रश्न है, ठीक है। इसको देख लेते हैं, कठोर संविधान या शक्तियों का केंद्रीयकरण, या फिर संघ एवं राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन, या सर्वोच्च न्यायालय। तो देखो यार ये तो शक्तियों का केंद्रीकरण ये भी है, संघ राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन ये भी, सर्वोच्च न्यायालय। मुझे लग रहा है ये इसका ऑप्शन होना चाहिए, ये कि कठोर संविधान मतलब ये नहीं है, ठीक है। ये तो फर्स्ट ऑप्शन सही है, ठीक है। चलो 5वें के बाद हम लोग 6 नंबर प्रश्न देखते हैं। 6 नंबर प्रश्न हम लोग का क्या है, आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि निम्नलिखित में से, ठीक है, निम्नलिखित में से सामाजिक विभाजन का कारण क्या है? धर्म है, ये भाषा है, यहाँ पे है कि अ ब दोनों, यानी ये अ और ब दोनों सही हैं, ठीक है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखो सामाजिक विभाजन, धर्म तो सीधे आप लोग मतलब पहचानते हो भाई, धर्म तो सीधे है, मतलब लोगों में
सामाजिक विभाजन पैदा अभी भारत में ही देख रहे हो, हिंदू मुस्लिम ही चल रहा है। लेकिन कहीं न कहीं भाषा भी क्या होती है कि भाषा भी एक तरह से सामाजिक विभाजन का कारण बनती है, ठीक है? तो इस प्रकार ये धर्म और भाषा, ये दोनों ऑप्शन को ये थर्ड वाला इंक्लूड कर रहा है, तो ये वाला ऑप्शन सही है, ठीक? सामाजिक विभाजन का कारण धर्म और भाषा दोनों है, ठीक? चलो अगला हम लोग प्रश्न देख लेते हैं 6 के बाद 7 नंबर। यहाँ पे देख सकते हो 7 नंबर प्रश्न कि यदि हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो उसका अर्थ क्या है? देखो यहाँ एक शब्द यूज हुआ है लैंगिक विभाजन, ठीक है? और एक क्या होता है, ये लैंगिक विभाजन होता है और एक होता है, आप लोग सुने होंगे, लैंगिक अनुपात। एक होता है लैंगिक अनुपात और ये है लैंगिक विभाजन। दोनों में अंतर क्या है इसको भी मैं आपको बता देता हूँ। देखो लैंगिक विभाजन मीन्स जैसे मतलब हम नहीं बोल देते हैं कि अरे ये औरत है क्या करेगी, मतलब औरतों को मर्दों से कम समझना, ठीक है? तो यहाँ देख सकते हो समाज में स्त्री और पुरुष की असमान भूमिका, मतलब वही असमान भूमिका आप देखते हो कि मतलब पहले क्या था कि स्त्रियों को वोट तक देने का भी अधिकार नहीं था, ठीक है? और लेकिन अब तो धीरे धीरे हर क्षेत्र में जा रही हैं। तो वही लैंगिक विभाजन का मतलब क्या है कि समाज में स्त्री और पुरुष की असमान भूमिका का होना, ठीक है? ये फर्स्ट ही ऑप्शन सही है। स्त्री और पुरुष के मध्य जैविक भिन्नता ये गलत है। बालक और बालिकाओं की संख्या में असमानता ये भी गलत है। उपरोक्त में से कोई नहीं, ये तो है ही नहीं, फर्स्ट ऑप्शन सही है। तो ठीक है, ये फर्स्ट ऑप्शन सही है। लैंगिक विभाजन का मतलब यही कि समाज में स्त्री और पुरुष की असमान भूमिका मतलब भूमिकाओं से संबंधित है। लेकिन लैंगिक अनुपात क्या है? तो लैंगिक अनुपात आप लोग जानते होंगे, जैसे मतलब 1000 पुरुषों पे महिलाओं की संख्या ही क्या होती है, एक तरह से लैंगिक अनुपात होता है। क्लियर? तो वो लैंगिक अनुपात अलग हो गया, ये लैंगिक विभाजन अलग हो गया। चलो अगला हम लोग 7वें के बाद 8वां प्रश्न देख लेते हैं भाई साहब। 8वां प्रश्न क्या है हम लोग का? 8वां प्रश्न आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो साफ साफ। 1 मिनट मैं ऊपर कर लेता हूँ कि राष्ट्रवाद का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ? भाई फ्रांस में हुआ सबसे पहले। कब हुआ? फ्रांस में हुआ सबसे पहले राष्ट्रवाद का उदय। ये फर्स्ट ही चैप्टर का प्रश्न है, काफ़ी आसान प्रश्न है, ठीक है? चलो हम लोगों ने 7वां प्रश्न सॉरी ये 8वां था, 8वां प्रश्न भी कर लिया। इधर 9 नंबर जो प्रश्न है उसको हम लोग देखते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 9 नंबर प्रश्न क्या है कि ड्यूक मैटरनिख ने हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन किसको माना? ओके, अच्छा खासा प्रश्न है कि ड्यूक जो मैटरनिख है वो हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन किसको माना? ये आप लोग के फर्स्ट ही चैप्टर का ये भी प्रश्न है, ठीक है? और इसमें ऑप्शन है कि रूसो को या विक्टर इमैनुएल को या काल्विन को या जिउसेppe मैत्सनी को। तो देखो उसने जिउसेppe जो मैत्सनी है इसको ना क्या कहा कि ये ड्यूक मैटरनिख है ना, इसने जिउसेppe मैत्सनी को हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन बताया या कहा। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो 9 नंबर प्रश्न हो गया। 10 नंबर हम लोग प्रश्न देख लेते हैं। 10 नंबर प्रश्न आप स्क्रीन पे देख सकते हो यहाँ पे कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था अन्य व्यवस्थाओं से अच्छी है क्योंकि यह, ठीक है? ये 10वां प्रश्न है। 9 के बाद ये 10 नंबर प्रश्न है। क्या? कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था अन्य व्यवस्थाओं से अच्छी है क्योंकि यह नागरिकों को समानता, नागरिकों में समानता को बढ़ावा देती है। सही बात है भाई, जो भारत में है लोकतांत्रिक व्यवस्था, इसी की बात की जा रही है कि नागरिकों में क्या करती है कि समानता को बढ़ावा देती है। सही ऑप्शन है। व्यक्ति की गरिमा को बढ़ावा देती है, ये भी ऑप्शन सही है भाई, व्यक्तियों की गरिमा को भी बढ़ावा देती है। तो यहाँ 100 ऑप्शन है ये कि अ एवं ब दोनों, यानी ये दोनों ऑप्शन सही है। तो एक तरह से बोले तो ये आप लोग का बिल्कुल राइट ऑप्शन है क्योंकि ये दोनों सही है, तो इन दोनों को अपने आप में ये इंक्लूड कर रहा है, तो ये आपका राइट आंसर है। इसको आप लोग ट्रिक लगाओगे। क्लियर? और ये उपयुक्त में से कोई नहीं, ये तो गलत है, ठीक? तो आप लोग का इसका 10वें का आंसर ये हो जाएगा क्योंकि ये दोनों सही है, तो दोनों को ये अपने आप में इंक्लूड कर रहा है, तो ये आपका राइट 100% हो जाएगा। क्लियर? चलो 10वीं के बाद हम लोग 11 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 11 नंबर प्रश्न आप लोग देख सकते हो कि मृदा किस प्रकार का प्राकृतिक संसाधन है? ओके, जो मृदा है यानी मिट्टी है वह किस प्रकार का संसाधन है, यहाँ हमें ये बोल रहा है 11 नंबर प्रश्न में। नवीकरणीय योग्य संसाधन है और नवीकरणीय योग्य संसाधन है, ठीक है? या जैव संसाधन है या संभावित संसाधन। देखो यहाँ 2 ऑप्शन तो ऐसे ही आप एलिमिनेट कर सकते हो। जैव संसाधन कभी नहीं हो सकता। जैव संसाधन वे संसाधन होते हैं जिनमें जीवन व्याप्त होता है, जैसे हम लोग मनुष्य हो गए या ये पशु पक्षी हो गए, ये जैव संसाधन के अंतर्गत आते हैं। और अजैव संसाधन वे संसाधन होते हैं जिनमें जीवन व्याप्त नहीं होता, जैसे ये कार हो गई, पत्थर हो गया, ये सब अजैव संसाधन में आते हैं। संभावित संसाधन क्या होता है? संभावित संसाधन मतलब जो अवेलेबल है, मतलब जिसकी मतलब संभावना है, तो ये संभावित संसाधन जैसे मतलब राजस्थान में या गुजरात में उधर
मतलब सौर ऊर्जा की बहुत ज़्यादा संभावनाएं होती है, तो वो संभावी संसाधन है। तो ये तो दोनों गलत हो गए, क्योंकि ये मतलब संभावी संसाधन जैव संसाधन हो नहीं सकती मृदा। मृदा अब नवीकरणीय योग्य संसाधन होगी कि अनवीकरणीय योग्य संसाधन होगी, इस पे हमें चर्चा करना है। देखो मृदा, सबसे पहले तो मिट्टी कैसी है, एक प्राकृतिक संसाधन है, लेकिन उसमें भी किस प्रकार के संसाधन है, तो देखो यहाँ दो ऑप्शन हम लोग के बचे हैं कि नवीकरणीय और अनवीकरणीय। अब यहाँ पे नवीकरणीय संसाधन क्या होता है, तो देखो नवीकरणीय संसाधन वे संसाधन होते हैं जिन्हें हम लोग भौतिक या रासायनिक प्रक्रियाओं द्वारा पुनः उत्पन्न कर सकते हैं। ठीक है, जैसे जैसे हम लोग की पवन ऊर्जा हो गई, पवन ऊर्जा हो गई भाई, इसको हम पुनः मतलब उत्पन्न कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा सौर ऊर्जा हो गई या जल ऊर्जा हो गई, इन सबको उत्पन्न किया जा सकता है। लेकिन अनवीकरणीय ऊर्जा मतलब वे होती हैं जिनको मतलब एक बार हम लोग यूज कर ले तो उसको दोबारा यूज नहीं किया जा सकता। जैसे आप लोग के घर में एलपीजी आती है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस जिसको बोलते हो, ठीक है, एलपीजी हो गई या जो ये पेट्रोल हो गए, डीजल हो गए, ये सब अनवीकरणीय योग्य संसाधन के अंतर्गत आते हैं। तो क्या मिट्टी को एक बार यूज करने के बाद दोबारा यूज नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हो भाई। एक बार आपने मिट्टी का घर बना लिया, मान लो घर ढह गया, तो फिर उस मिट्टी को कहीं और भी आप यूज कर सकते हो। तो इस प्रकार मृदा को यानी मिट्टी को नवीकरणीय योग्य संसाधन में रखा गया है। ये फर्स्ट ऑप्शन सही है। क्लियर? चलो, ये हम लोग का प्रश्न हो गया। उसके बाद हम लोग 11 के बाद 12 नंबर प्रश्न देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से पंजाब में भूमि संकुचन यानी भूमि की गुणवत्ता का एक तरह से कम होना के मुख्य कारण क्या है? गहन खेती है, अधिक सिंचाई है, वनोन्मूलन है, अति पशुचारण है। तो है अधिक सिंचाई। क्लियर? ये सेकंड ऑप्शन सही है। यहाँ पे आप लोग को एक मतलब डाउट होगा कि क्या मतलब यहाँ भाई पानी देने से मतलब यहाँ आप लोग बोल रहे हो कि अधिक सिंचाई कारण है भूमि की गुणवत्ता का कम होना, तो क्या मतलब ये सही बात है? तो हाँ, ये बिल्कुल राइट है। आप मतलब किसी खेत में अधिक दिनों तक, सालों सालों तक पानी लगा रह जाएगा ना, तो वो खेत मतलब एक तरह से मतलब बंजर टाइप का होने लगेगा, उसकी गुणवत्ता कम हो जाएगी। तो वही कह रहा है कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का क्या कारण है, तो वही अधिक सिंचाई। ठीक, चलो अगला 12 के बाद 13 नंबर प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। 13 नंबर प्रश्न आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि भारत के किस राज्य की शिशु मृत्यु दर निम्नवत है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी मस्त भी क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन क्या है, आप लोग एक बार और इसको देख लो। 13 नंबर कि भारत में किस राज्य की शिशु मृत्यु दर निम्नवत है। अब यहाँ पे शिशु मृत्यु दर, यहाँ एक शब्द आया है, सबसे पहले इसको हम लोग जान लेते हैं कि शिशु मृत्यु दर होता क्या है। ठीक है, देखो 1000 बच्चे अगर जन्म लिए, ठीक है, 1000 बच्चे जन्म लिए और इन बच्चों की उम्र 1 साल से अगर कम है, 1 साल से कम है, तो उनमें से कितने बच्चे मतलब मर गए, डेथ हो गई कितने बच्चों की, ठीक है, उसी के आधार पे मृत्यु दर निकाली जाती है। यानी शिशु मृत्यु दर 1 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के प्रति 1000 जीवित जन्मों पर होने वाली मौतों की संख्या है। क्लियर? तो यहाँ पे भारत में किस राज्य में यह निम्नतम है? तो देखो ऑप्शन है केरल, बिहार, पंजाब या हरियाणा में। तो केरल में यार, केरल में ना यह सबसे मतलब कम है। हाँ मतलब जो 1 साल के बच्चे हैं, 1000 बच्चों पे देखा है कि कितने बच्चे ज़्यादा मतलब जिनकी मृत्यु हो जा रही है, तो सबसे कम किस में देखा गया है? केरल राज्य में देखा गया। तो यहाँ ये फर्स्ट ऑप्शन सही है। बाकी आप लोग के मन में ये भी होगा तो भाई मतलब किस में अधिक है, जैसे मतलब शिशु मृत्यु दर केरल में निम्नवत है तो किस में अधिक है? तो वो देखो इसका तो डाटा मतलब अवेलेबल नहीं है उतना, लेकिन न्यूज़ के माध्यम से ये पता चलता है कि जो हम लोग का ये मध्य प्रदेश है, एमपी है ना, यहीं पे क्या है कि मतलब सबसे ज़्यादा मृत्यु दर है। क्लियर? चलो अगला हम लोग प्रश्न देख लेते हैं। इसके बाद ये 13 नंबर प्रश्न के बाद 14 नंबर प्रश्न आप लोग नीचे देख सकते हो कि सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र को किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। देखो रोजगार की परिस्थिति या आर्थिक क्रिया की प्रकृति या उद्यम का स्वामित्व या किसी उद्यम में काम कर रहे श्रमिकों की संख्या पे। तो देखो इस प्रश्न का 14वें का आप सीधे सीधे याद रखिएगा, ठीक है, ये थर्ड वाला उद्यम का स्वामित्व पे। ठीक है, इसके आधार पे क्या है कि सार्वजनिक और निजी क्षेत्र को मतलब एक दूसरे से अलग किया गया है। सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र से क्या मतलब है? देखो सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्रों से मतलब है, सार्वजनिक क्षेत्र सरकार के स्वामित्व वाले मतलब संगठन होते हैं, ठीक है, और वहीं निजी क्षेत्र सरकार के स्वामित्व वाले संगठन नहीं होते, यानी एक तरह से हम प्राइवेट संगठन बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये मतलब क्या वही उद्यम यानी एक तरह से उसके मालिक के स्वामित्व के आधार पे
मतलब एक दूसरे में इनमें वर्गीकरण किया गया है, डिफरेंस किया गया है। तो चलो ये 14 नंबर प्रश्न का ये आप लोग थर्ड ऑप्शन सही है, याद रखना। आगे हम लोग चलते हैं 14 नंबर के बाद इधर 15 नंबर प्रश्न है, उसको सॉल्व करते हैं। 1 मिनट। यहाँ पे आप 15 नंबर प्रश्न देख सकते हो कि भूक्षरण से क्या तात्पर्य है। ओके, मतलब भूमि के क्षरण से क्या तात्पर्य है। भूमि का अनुपजाऊ होना, भूमि दलदली होना, भूमि का उपजाऊ होना, ये तो हो ही नहीं सकता। भूक्षरण से भूमि कभी उपजाऊ होगी। भूमि का योजनाबद्ध उपयोग, ये क्या, इसका कोई मतलब नहीं। और भूमि का दलदल नहीं होना, क्या भूक्षरण से भूमि दलदली हो जाएगी? ऐसा नहीं है। भूमि देखो, भूक्षरण यानी भूमि का क्षरण। अगर आपके खेत की, आप लोगों ने देखा होगा, अगर किसी की खेत से मिट्टी निकाल ली जाए, खेत से मिट्टी निकाल ली जाती है, इस टाइम आप लोग देखते होंगे बहुत ज़्यादा ट्रैक्टरों से मिट्टी निकाली जाती है, एक मशीन आती है मिट्टी निकालने वाली खेतों से, तो उस आप देखते हो वो खेत की गुणवत्ता कम हो जाती है, उसमें अच्छी फसल नहीं होती है। यानी एक तरह से भूक्षरण, वो भूक्षरण तो उसको नहीं बोलेंगे। भूक्षरण होता है मतलब भूमि की, मतलब ऊपरी सतह का मतलब हट जाना। अब हट जाना बोल सकते हैं, किसी भी माध्यम से हट जाना, ठीक है। तो क्या होगा, वो भूमि अनुपजाऊ हो जाएगी भाई। तो ये फर्स्ट ऑप्शन एक तरह से सही है। चलो अगला प्रश्न 15 के बाद 16 नंबर है कि गोंडवाना कोयला का जमाव किस क्षेत्र में नहीं पाया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। यहाँ पे देखो, ये गोंडवाना कोयला क्या है। ये कोयला एक प्रकार है, ठीक है। गोंडवाना कोयला कोयले का एक प्रकार है। ये बहुत पुराना मतलब कोयले का प्रकार है, बहुत कम मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। और इस मतलब बहुत बहुत पुराना, कई मतलब कई हज़ारों वर्ष पुराना ये मतलब कोयला है, ठीक। अब कह रहा है कि यह मतलब कहाँ नहीं पाया जाता है। यहाँ पे दामोदर घाटी में, या सोन घाटी में, या महानदी में, या चंबल घाटी में। यहाँ पे देखो, सोन घाटी में भी पाया जाता है, सॉरी, ये यहाँ पे सोन घाटी में भी पाया जाता है, दामोदर घाटी में भी पाया जाता है, महानदी घाटी में भी पाया जाता है, लेकिन चंबल घाटी में नहीं पाया जाता है। देखो, दामोदर घाटी, सोन घाटी, महानदी घाटी, और इसके अलावा एक और है, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, वो कौन है यार। हाँ, वर्धा गोदावरी घाटी, वर्धा गोदावरी घाटी, ये मैं लिख देता हूँ। दामोदर, सोन, महानदी और गोदावरी घाटी, इन 4 जगहों पे ये पाया जाता है। बाकी चंबल में ये नहीं पाया जाता है, तो हमें नहीं पाया जाता, यही हमें क्वेश्चन था, तो ये ऑप्शन सही है। चलो अगला हम लोग देखते हैं, देख लेते हैं प्रश्न 17 नंबर। 17 नंबर प्रश्न क्या है, आप लोग देख सकते हो कि भूमिहीन ग्रामीण मजदूरों के लिए सबसे अधिक उपयुक्त विकास का लक्ष्य कौन सा है। ओके, जो भूमिहीन ग्रामीण मजदूर है, यहाँ पे देखो, भूमिहीन यानी जिनके पास भूमि नहीं है, वो गांव के मजदूर के लिए सबसे अधिक उनके विकास की मतलब लक्ष्य क्या हो सकता है। उपज का ज़्यादा समर्थन मूल्य, ये तो गलत है भाई। अगर उनके पास भूमि ही नहीं है, तो कैसे उनके पास उपज होगी, कैसे अनाज उगेगा। तो ये तो साफ गलत है। वह अपने बच्चों को विदेश में बसा सके, इसका कोई मतलब ही नहीं बनता, ठीक। अधिक मजदूरी, देखो ये ऑप्शन आपका सही है। अगर मतलब आप लोगों ने देखा होगा, जो भूमिहीन किसान होते हैं, मतलब वो दूसरे के यहाँ काम करते हैं, ठीक है। तो दूसरे के यहाँ काम करते हैं, तो उनकी क्या, यही तो एक हो सकता है कि उनकी मजदूरी अधिक हो, तो उनका विकास हो सकता है। तो ये ऑप्शन एक तरह से सही है। चलो 17 के बाद 18 नंबर प्रश्न देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यापार अवरोधक का लक्षण नहीं है। ओके, यहाँ पे हमें बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यापार अवरोधकों का लक्षण नहीं है। यहाँ पे देखो, ये व्यापार अवरोधक क्या होता है, जैसे मतलब एक जो गवर्नमेंट है, ठीक है, अपने देश में दूसरे देश से मतलब अगर कोई व्यापार करने आ रहा है, तो उसको रोक सकती है, उस पर बैन लगा सकती है, या उसको मतलब उस पर टैक्स लगा सकती है, वही क्या है, व्यापार अवरोधक है। क्लियर। तो यहाँ पे एक बोल रहा है फर्स्ट कि सरकार विदेश व्यापार को नियमित करने के लिए व्यापार अवरोधकों का प्रयोग कर सकती है, ये भी सही बात है। उसके अलावा यहाँ पे देखो, सरकार यह निर्णय ले सकती है कि देश में किस प्रकार की वस्तुएं कितनी मात्रा में आयातित होनी चाहिए, ये भी एक तरह से बोल सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सरकार को इस पे अवरोध लगाना ही चाहिए, कितनी मात्रा में कौन सी चीज़ें आनी चाहिए, जानी चाहिए, ठीक है। या उसके अलावा विश्व व्यापार संगठन व्यापार अवरोधकों को बढ़ावा देता है, ये तो गलत है भाई। विश्व व्यापार संगठन ये थोड़े चाहेगा कि किसी देश में कोई देश जाकर व्यापार न करे, वो तो चाहेगा कि सभी देश एक देश दूसरे में जाकर खूब जमकर व्यापार करे। इसका तो मतलब स्थापना की यही मतलब ही निकलता है। तो ये गलत ऑप्शन एक तरह से मतलब गलत ये स्टेटमेंट है, और हमें लक्षण नहीं, गलत स्टेटमेंट ही छाटना था, तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्लियर। और ये आपके मतलब गलत हो जाएंगे। एक्चुअली ये स्टेटमेंट आपके सही हैं मतलब, लेकिन हमें नहीं है कर रहा है, तो ये आपका ऑप्शन सही होगा, क्योंकि ये स्टेटमेंट गलत है।
क्लियर। चलो उसके बाद हम लोग अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न यहाँ आप लोग देख सकते हो, 1 मिनट, यहाँ 19 नंबर आप लोग देख सकते हो कि निम्नलिखित में से कौन सा परंपरागत ऊर्जा स्रोत नहीं है। ओके, यहाँ पे परंपरागत ऊर्जा स्रोत बोल रहा है। देखो दो होता है, एक परंपरागत ऊर्जा स्रोत, एक गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत। तो देखो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ परंपरागत ऊर्जा स्रोत और गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत क्या होते हैं, आप यहीं पे याद रखना, ठीक है। देखो जैसे आप लोग का ये कोयला हो गया, उसके अलावा ये एलपीजी हो गई, या ये पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, ये सब क्या होते हैं, ये परंपरागत ऊर्जा स्रोत के अंतर्गत आते हैं। परंपरागत ऊर्जा के स्रोत मतलब वे होते हैं जिनको एक बार आप यूज कर लो तो दोबारा उनको यूज नहीं कर पाओगे। जैसे कोयला हो गया, या एलपीजी हो गई, या डीजल हो गया, पेट्रोल हो गया, इनको आप एक ही बार यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे कोयला क्या है, आपका कोयला परंपरागत ऊर्जा स्रोत है। तो यहाँ कोयला ये परंपरागत ऊर्जा स्रोत है। और यहाँ पे देखो एक भूतापीय ऊर्जा है, ये भूतापीय ऊर्जा, इस पे मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहूँगा, नहीं तो काफ़ी ये मतलब लंबा टॉपिक है भूतापीय ऊर्जा, ठीक है। इस पर एक सेपरेट वीडियो बन सकती है। यहाँ पे भूतापीय ऊर्जा को आप याद रखना कि इसको गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत के अंतर्गत रखा गया है, ठीक है। किसमें, गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत में। तो ये परंपरागत ऊर्जा स्रोत, ये गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत। और यहाँ बोला कि अ एवं ब दोनों सही मतलब हैं, मतलब निम्नलिखित में से कौन सा परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है, यानी परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है। तो ये तो परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है, ये नहीं है, तो ये ऑप्शन सही हुआ। और ये कह रहा है कि अ एवं ब दोनों, मतलब ये दोनों नहीं है, तो गलत है। ये तो परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है, तो ये ऑप्शन भी गलत, ये भी गलत, और उपरोक्त में से कोई नहीं, ये तो गलत है, तो ये सही है आपका, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा परंपरागत ऊर्जा स्रोत नहीं है, तो ये भूतापीय ऊर्जा परंपरागत ऊर्जा स्रोत नहीं है। ये कैसा है, ये गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है। तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा क्वेश्चन के अनुसार। चलो अगला हम लोग 19 के बाद 20 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 20 नंबर प्रश्न है, आप यहाँ पे देख सकते हो कि वैश्वीकरण का बहुराष्ट्रीय कंपनियों के निवेश पर क्या प्रभाव पड़ा। मस्त क्वेश्चन है। वैश्वीकरण का बहुराष्ट्रीय कंपनियों के निवेश पे क्या वैश्वीकरण का बहुराष्ट्रीय कंपनियों के निवेश पे क्या प्रभाव पड़ा। बहुराष्ट्रीय कंपनियों के निवेश में वृद्धि हुई, सही बात है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा भारत के विदेश व्यापार का अधिकांश भाग बने, ये भी सही है। देखिए बहुराष्ट्रीय कंपनी मतलब जैसे बाहर से कंपनियां आकर मतलब अपने देश में मतलब बहुत सारी कंपनियां मतलब लग गई, वही बहुराष्ट्रीय कंपनियों से मतलब है, ठीक है। यहाँ पे अगला है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों के आगमन से लोगों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हुई। देखो पूरी तरह से सुदृढ़ नहीं हुई, लेकिन सुदृढ़ तो बोलेंगे ही एक तरह से, ठीक है। तो उपरोक्त सभी ये ऑप्शन आपका सही है। तो इस प्रकार हमने ये 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लिया आप लोग का, ये सोशल साइंस का जो आप लोग का जारी था मतलब बोर्ड की तरफ से। इसके अलावा इसमें बहुत सारे आप लोग के सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी है, तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम एक एक ले लेकर दो ले लेकर सॉल्व करेंगे, ऐसे करेंगे नहीं तो बहुत वीडियो मतलब अभी इसमें बताऊं तो और वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो इसलिए केवल मैंने इसमें आपका पूरा ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा दिया। बाकी चलो इसी प्रकार की मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूं। तो अगर आप चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी दबा लेना, जिससे मेरी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको मिलती रहे। तो चलिए मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।